बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे, और अच्छे तरीके से गुजरने के लिए मौसम की सूरत हाल जानना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं आज दर्जा हरारत क्या रहेगा, लेकिन अभी अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि बाहर गर्मी है, तो सारा दिन जो है इसका राज रहेगा। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे के करीब दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 38 और 9 बजे 33। ये रही मौसम की सूरत हाल, और अब आगे बढ़ते हैं और बाकायदा आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। इवेंट्स भी हैं हमारे पास, तो इवेंट्स देखने हैं। गुमनाम शहरी इनविजिबल सिटीज़न के नाम से एक वर्कशॉप कंडक्ट कराई जा रही है अलहमराज काउंसिल मॉल रोड लाहौर पर, और टाइमिंग है शाम 5 बजे, जिसमें निगरानी लाहौर टीम जो है वो कंडक्ट करेगी वर्कशॉप, जिसमें इंटरेक्शन होगा मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, मेंबर्स हैं सोसाइटी के, और जिन्होंने एक एम बनाया हुआ है और डॉक्यूमेंट तैयार किया है अपने एक्सपीरियंस के हवाले से विद द सिटी, और एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि आप अपने व्यूज़ और कंसर्न्स जो हैं उसको एक्सप्रेस कर सकें। और इसी के साथ साथ एक इंतबाह जारी किया गया है मोटर मालिकान के हवाले से। क्रैकडाउन शुरू हो गया है। महकमा एक्साइज की टीमों ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। बगैर रजिस्टर्ड, अदम अदायगी टोकन और गैर नमूना नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा, और फिर कुछ शराइत हैं उनको पूरा करना ज़रूरी है। अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स अदा करें, रजिस्ट्रेशन कराएं, और अगर आप गैर नमूना नंबर प्लेट या गैर कानूनी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फौरी तौर पर बंद कर दें, क्योंकि आपके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई में खिलाफ वर्जी की सूरत में सबसे पहले चालान किया जाएगा। फिर भी अगर आप इन SOPs को पूरा नहीं करते तो गाड़ी की बंदिश होगी, और आखिर में अगर आप फिर भी नहीं करते, भारी जुर्माने के साथ साथ गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। तो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की इस वार्निंग को जो है वो थोड़ा सीरियसली लें। अब चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। आज की हमारी डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी, पंजाब में पुलिस अफसरान का कहत 192 असामियां खाली पड़ी हैं। एडिशनल IG से DSP तक के ओहदे तैनाती के मुंतजर हैं। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में डॉक्टर समेत 400 असामियां खाली। जबकि तीसरी हमारी टॉप स्टोरी, 38 साल बाद भी जल्लो फॉरेस्ट पार्क की तकदीर नहीं बदल सकी। और आखिरी टॉप स्टोरी, पानी की मुसलसल फराहमी के लिए रीगल चौक, इस्लामपुरा, पुरानी अनारकली में नए ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स अकमल सोमरू और जुनेद रियाज। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, खुशामदीद कहेंगे। जुनेद, आप तो पहली दफ़ा इस शो में आए, तो आपको खसूसन जो है वो हम वेलकम कहेंगे। बाकायदा आगाज़ करेंगे खबरों का। आज की हमारी लीड स्टोरी, पंजाब में पुलिस अफसरान का कहत है 192 असामियाँ खाली पड़ी। मियां अकमल, आपसे स्टार्ट करेंगे। देखिए सिमल, इसमें पहले तो इस बात की निशानदेही करना ज़रूरी है कि कितनी ज़रूरी है इन असामियों को फिल करना, और इन असामियों के खाली होने की वजह से क्या मुश्किलात और परेशानियाँ हो रही हैं, ख़ास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को मज़ीद बेहतर करने के लिए। तो क्योंकि ये ऑफिसर्स रैंक के सारी सीट्स हैं जो खाली हैं, जिसमें DIG भी हैं, एडिशनल IG का ओहदा भी है, DSP के ओहदे भी हैं। तो इसमें जो ऊपर के रैंक की सारी सीट्स जो खाली हैं वो तो ऑब्वियसली पंजाब हुकूमत ने वफाक से रब्ता किया है, और क्योंकि पंजाब में भी मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, वफाक में भी मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, तो उनसे रब्ता किया है कि इन ओहदों पर तैनातियों के लिए हमें अफसरान जो है वो यहाँ पर डिप्यूट करें ताकि हम उनको अपॉइंट कर सकें। अब दूसरी बात यह है कि इन असामियों को फिल करना कितना ज़रूरी है। अभी तो ये इनिशियल रिपोर्ट सामने आई कि कैसर खोकर की ये खबर है 192 पोस्ट जो है वो वेकेंट पड़ी हैं।
अब देखें, किसी भी सोसाइटी के अंदर लाहौर जैसे बड़े बड़े शहरों में क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर रैंक्स की पोस्ट हैं कम से कम वो फिल होनी चाहिए। और क्योंकि जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट फिल होती है तो ऊपर से जब ऑर्डर नीचे जाता है और नीचे वाले ऊपर वाले ऑफिसर्स को बराह रास्त जवाब देने के जो हैं वो पाबंद होते हैं, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ों में रिफॉर्म्स भी आती हैं, आपकी चीज़ों में बेहतरी भी आती है। तो पंजाब हुकूमत का भी ये अज़म है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि पुलिस कल्चर वो तब्दील करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर तो लोगों को अपॉइंट करें, ताकि आपका जितना क्राइम को कंट्रोल करना और क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए, ज़ाहिर बात है जब आप ऑफिसर रैंक के लोगों की बात करते हैं तो वो एक्सपर्ट भी होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, वो सीनियर्स होते हैं। अच्छा, 192 आसामियां खाली, विच इज़ अ ह्यूज फिगर, हुकूमत क्या कर रही है? फिर किस रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, कहाँ पर ये बात की जाती है कि कानून की बालादस्ती होगी? एक्चुअली पंजाब में ये ह्यूज नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो खाली रखी गई हैं, सिर्फ उन लोगों को यहाँ पर पोस्ट किया जाता है जो कि मनपसंद लोग होते हैं। और यही वजह है कि पंजाब में क्राइम की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा है और क्राइम जो है रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसकी बुनियादी वजह यह भी है कि इन पोस्टों पर वो अफसरान जो कि लायक हैं और काबिल हैं उनको तरक्कियाँ भी नहीं दी जा रही और उनको पोस्ट के ऊपर रखा जा रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से कि वो उनके मनपसंद लोग नहीं हैं और उनको आगे तरक्कियाँ नहीं दी जा रही। और पंजाब में अगर क्राइम कम करना है तो वफाक से भी रब्ता किया गया और यकीनन वही लोग लाए जाएंगे यहाँ पर पंजाब में जो कि फेवरेट होंगे, जो कि जिनको नवाजना होगा। और ये 192 पोस्ट है जिसमें 3 जो हैं एडिशनल आईजी की पोस्ट हैं, 4 डीआईजी की और 45 मतलब अहम पोस्टें खाली हैं, यानी कि अगर हम कहें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स मौजूद नहीं है तो फिर बाकी अहलकार कैसे काम करेंगे? बाकी अहलकार को कैसे काम करने दिया जाएगा? वो अहम शख्सियात के घरों में तैनात हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं और इतनी तादाद वहाँ पर तैनात है कि शहर में जो है वो पुलिस की तादाद कम है। और अक्सर आप देखते हैं कि वाक़यात पेश आ जाते हैं मोबाइल छीनने के, या अभी आपने देखा डेविस रोड पर छुरियां मारने का वाक़ा जो है वो पेश आ गया था। तो यही वजह है कि अब डॉल्फिन फोर्स भी जो है उसके होने के बावजूद जो है पुलिस की तादाद जो है वो इंतहाई कम है। एक तो नई पोस्टिंग्स होनी चाहिए और इन अफसरान को जो कि 10-10 15-15 साल से एक ही पोस्ट पर तैनात है उनकी प्रमोशंस की जानी चाहिए। और यही बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अकमल, एक अच्छा पॉइंट रेस किया कि मैक्सिमम जो नंबर्स हैं अहलकारों के वो घरों में तैनात हैं, वो पर्सनल ड्यूटीज़ कर रहे हैं वो बड़े अफसरान के घरों पर, तो फिर जो पुलिस बच जाती है क्या वो इनफ है? और सिर्फ शहर लाहौर की बात नहीं, ऑल ओवर पंजाब की बात करें तो फिर तो बहुत कम तादाद हो जाती है। देखें आप, हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल कल्चर है और उस पॉलिटिकल कल्चर के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आती है उसकी सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी होती है कि अपने जो MPAs हैं, MNAs हैं या फिर हमारे घर हैं और घरों के साथ हमारे करीबी रिश्तेदार हैं जो अजीज़ तरीन हैं, उनको हमने सिक्योर करना है। और उनको सिक्योर करना है तो क्यों ना हम इक़्तिदार में भी हैं तो इक़्तिदार का मज़ा भी लें और साथ में जो रियासत की पुलिस है उस पुलिस मशीनरी को भी जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करें। इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आती रही हैं, ख़ास तौर पर जाती उम्रा की बात करें या चीफ मिनिस्टर पंजाब के कैंप ऑफिस की बात करें, उनके घरों पर सिक्योरिटी की बात करें, या MPAs और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटीज़ की बात करें, तो आपको पुलिस एहलकार की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर डिप्यूट होती नज़र आती है। तो जब हुक्मरानों का ये रवैया होता है तो डेफिनेटली जब पुलिस की सारी तवज्जो आपने अपनी पार्टी की तरफ और अपने लोगों को प्रोटेक्शन देने की तरफ कर दी है तो आवाम में अनसर्टेनिटी भी पैदा होती है, आम आवाम जो है वो इनसिक्योर भी फील करती है। तो फिर जो पुलिस का बुनियादी जो काम है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना शहर के अंदर। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस की जो कंसंट्रेशन है, चाहे वो अफसरान हो या चाहे अहलकार हो, तो वो कंसंट्रेशन शहर की जानिब होनी चाहिए, शहरियों की जानिब होनी चाहिए। लेकिन वो रहती नहीं है ना, क्योंकि इतनी डाइवर्जन्स हैं उनकी ड्यूटीज में, उनको पता ही नहीं है कि आज उन्होंने थाने में ड्यूटी करनी है या फलां अफसर के घर जाकर। और उसके बाद आप देखें जब प्रोटोकॉल्स लगते हैं आपके लाहौर शहर के अंदर, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, वज़ीर आज़म हो या दीगर जो टॉप की हायरार्की के लोग हैं, जब वो सड़कों पर सफर करते हैं तो किस तरह से ये पुलिस एहलकार उनके लिए प्रोटोकॉल सजा देती है और आम आवाम जो है वो सफर करती है कि ये भी करप्शन है। बिल्कुल सही, और ये करप्शन के जुमरे में आता है। और सिर्फ ये
पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है। अगली खबर को मैं इससे जरूर लिंक करूंगी। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में 400 असामियां खाली पड़ी हैं, डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं, तो गरीब आवाम अपना इलाज कहां पर कराए, इस पर हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली हमारी खबर जिसके साथ मैं लिंक करना चाह रही थी, सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में 400 असामियां खाली पड़ी हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, और इसके तहत ऑब्वियसली मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जुनैद रियाज, एक तरफ हमने लॉ डिपार्टमेंट की बात की जहाँ पर 192 असामियाँ खाली हैं, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में डॉक्टर समेत 400 असामियाँ खाली हैं। जी आपने देखा है पैरामेडिकल स्टाफ हर दूसरे रोज़ एहतजाज कर रहे होते हैं, तो वो उनको क्यों नहीं रेगुलर किया जाता, उनकी क्यों नहीं डिमांड्स पूरी की जाती। अगर उन पैरामेडिकल स्टाफ को परमानेंट कर दिया जाए तो वो पोस्टें जो हैं वो एक तो फिल भी की जा सकती हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर्स के सर्विस स्ट्रक्चर का मामला है उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। और आपने देखा होगा अक्सर आप लाहौर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मेयो हॉस्पिटल चले जाएँ तो वहाँ पर कितना रश होता है, और रश होने की वजह यही होती है कि डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद नहीं होते, और वो 12 बजे जो है वो छुट्टी कर जाते हैं। अगर 9 बजे अगर वो आते हैं तो 10 बजे 12 बजे छुट्टी कर जाते हैं। तो ये सूरत हाल है सरकारी हॉस्पिटल्स में। एक तो डॉक्टर्स का पहले ही फुकदान है, और दूसरा मरीज़ जो हैं वहाँ पर एक बेड के ऊपर जो है वो 3-3 मरीज़ लेटे होते हैं। तो ना सिर्फ डॉक्टर्स की कमी है बल्कि जो बेड्स हैं हॉस्पिटल्स में वो भी कम हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ज़्यादा तो ये शो करता है कि गवर्नमेंट कितना सीरियस है हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से। अकमल, आप इस पर क्या कहोगे? कल भी हमने एक खबर डिस्कस की, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की बात कर लें 60% असामियाँ खाली हैं इंक्लूडिंग डीजी। लॉ डिपार्टमेंट की खबर हमने डिस्कस कर ली, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की हमने बात कर ली, हर जगह असामियाँ खाली पड़ी हैं। क्या लोग कम पड़ गए? एक तरफ बेरोजगारी है, दो पैरेलल चीज़ें हैं। देखें, दो पैरेलल चीज़ें हैं। एक तो है हमारे यहाँ एक कल्चर बन गया है कि आप जो वेकेंट पोस्ट हैं उनको टाइमली फिल नहीं करते, और फिर एक वक्त ख़ास वक्त का इंतज़ार करते हैं। वो वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं, वो वक्त ख़ास लोगों की सिफारिशात भी हो सकती हैं, वो वक्त जो है इनके अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उसके यहाँ पे इनको अपना फ़ायदा हो रहा हो। एक तो इसकी ये डायरेक्शन है। दूसरी इसकी डायरेक्शन ये है कि डेफिनेटली कि जब एक बात ना हमें याद रहनी चाहिए कि ये जो वेकेंट पोस्ट होती हैं ये ऑलरेडी सैंक्शन्ड पोस्ट होती हैं, कि किसी भी इदारे के अंदर सैंक्शन्ड पोस्ट के अगेंस्ट बजट रखा जाता है और वो बजट मौजूद होता है। अगर उस इदारे में पोस्ट वेकेंट्स हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी अस्पताल, ये 15 के करीब अस्पताल हैं, जिसमें लाहौर में 3 अस्पताल हैं। रेहान गुल ने ये खबर दी है कि 400 के करीब जो अफराद जो सीट्स खाली हैं, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें लैब अटेंडेंट्स भी हैं, इसमें ऑपरेटर्स भी हैं, इसमें ऑपरेशन थिएटर्स के लोग भी हैं, इसमें पैरामेडिक्स का स्टाफ भी है। तो ये वो पोस्ट हैं जो सैंक्शन्ड हैं बट वेकेंट पड़ी हुई हैं। अब इसके अगेंस्ट जो बजट है वो बजट कहाँ जा रहा है? अब उस बजट को यूटिलाइज ना करना, उस बजट का हर साल लैप्स हो जाना, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कि जो सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को देख रहा है, और इन जो मुतलका हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये पोस्ट वेकेंट हैं उनके एमएस जिम्मेदार हैं। तो आप देखें, और ये सोशल सिक्योरिटी के अस्पताल, फिर हम उस अस्पताल की भी बात कर लें जो रायवेंड के करीब ही मौजूद है, नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल, उसमें भी 40 चलो इतना ही करम कर लें, आप अपने नाम के बने हुए अस्पताल को ही प्रोटेक्शन दे दें, आप अपने नाम के बने हुए अस्पताल को ही वहां पर जो डॉक्टर्स की कमी है उसको पूरा कर दें। देखें, जब अस्पताल के अंदर जो सैंक्शन्ड पोस्ट हैं और जो असाइंड ऑफिसर्स हैं वो ही अगर वहां पर नहीं होते तो डेफिनेटली उससे आपका पूरा हेल्थ का सिस्टम डिस्टर्ब होगा, उस इदारे के अंदर का सिस्टम, वहां पर जो मैकेनिज्म है वो मुतासिर होगा। तो ये हुकूमत की वाज़ेह तौर पर एक तरफ शायद ये हुकूमत बजट बचाना चाहती है, उसका बजट वहां से निकाल के आप क्या समझते हैं क्यों इंटरेस्टेड नहीं है हुकूमत इन तमाम असामियों को फिल करने के लिए, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में हो या किसी और डिपार्टमेंट में? हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है हेल्थ और तालीम के ऊपर, वो तवज्जो दे रहे हैं तो सिर्फ सड़कों पर दे रहे हैं। और सड़कों के ऊपर आप देख लें कि लाहौर का कितना बुरा हाल है। वो आदमी जो घर से नौकरी लेने के लिए जो है वो निकलता है, वो डिसअपॉइंट होकर जब वो सड़कों की हालत और जब उसे रास्ते नहीं मिलते हैं तो वो डिसअपॉइंट होकर जो है वो घरों को वापस लौट जाते हैं। और ये सूरत हाल है कि गवर्नमेंट जो है वो सीरियस नहीं है इन दो डिपार्टमेंट जहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं शहरियों की, इस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को, ताकि
आवाम को जो है वो बुनियादी सहूलियात से मुस्तफ़ीद किया जा सके। बिल्कुल सही। अच्छा अकमल, अगली खबर की तरफ चलते हैं। 38 साल बाद जल्लो फॉरेस्ट पार्क की तकदीर नहीं बदल सकी है। इतनी बड़ी जगह वहाँ पर मौजूद है जिसको मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ किया जा सकता है। आप एडवेंचरस पार्क बना सकते हो वहाँ पर। आपने लंदन की तर्ज पर क्यू गार्डन बनाने के हवाले से एक मंसूबा पेश किया था, वो नहीं हो सका। बोटेनिकल गार्डन बनाना था, वो आप पूरा नहीं कर सके। एक छोटा सा मिनी जू बनाया हुआ है जहाँ पर गिने चुने 10-12 जानवर रखे हुए हैं और वेकेंट पड़ी है वो सारी जगह। क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे उसको एंटरटेनमेंट के लिए? अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। आप मुझे ये बताएं कि ये जो प्लेसेस है ना, ख़ासतौर पर पार्क्स जो होते हैं और शहर के अंदर जो पार्क्स हैं और ये जल्लो पार्क्स जो है, ये मकामी लोगों की सैरो तफरी का मरकज़ होता है। मकामी लोग अपने बच्चों को ख़ास तौर पर इतवार के दिन या छुट्टियों के रोज़ जो है वो वहाँ पर तफरी के लिए लेके जाते हैं। हमारे यहाँ तो हुकूमत का ये रवैया है, डिपार्टमेंट्स का ये रवैया है, चाहे वो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो हमारी इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सके, वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे। तो ये तो एक लोकल और वो भी आम आदमी के तफरी की जगह है, वहाँ पर कैसे देंगे? फिर इस पार्क के अंदर जो ये कल फिज़ा इमरान ने ये खबर दी है और इसकी बाकायदा तौर पर फुटेज बनाई है, इस पूरी खबर का जो क्रक्स है वो ये है कि जो लोग वहाँ पर तफरी करने के लिए जाते हैं उनके पास तफरी के लिए वहाँ पर सहूलियात ही नहीं है। वहाँ पर सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट कि आप तफरी वहाँ करते हैं, उस जगह पर जाकर तफरी करते हैं जहाँ पर आप अपने आप को सोशली सिक्योर फील करें, जहां पर आपको सिक्योरिटी की सेंस हो कि आपको किसी भी किस्म का खतरा नहीं हो सकता। आप क्या जंगल में तफरी करने जाएंगे? कि इस जल्लो पार्क की इस खबर के मुताबिक ये पार्क इस वक्त जंगल का मंजर पेश कर रहा है और इसी वजह से जो वहां पर शहरी हैं उनकी तादाद में भी कमी आ रही है। वहां पर शहर, अब ये पार्क कोई आमदन का जरिया तो नहीं है ना, ये पार्क तो प्योरली इसके ऊपर जो फंड्स एलोकेट हैं वो हमारे टैक्सों के पैसे हैं। अब अगर वो पैसे नहीं लगाए जा रहे तो मुतलका डिपार्टमेंट जवाब दे कि क्यों नहीं लगाए जा रहे, वहां पर क्यों नहीं आपने सैर और तफरीह की जगह आपको इत्तेफाक हुआ है जल्लो पार्क जाने का? जी, मैं और उसकी बाउंड्रीज जो है वो ओपन पड़ी है, मतलब वहाँ से एक रेलवे ट्रैक गुजर रहा है और एनीबडी कैन एंटर। मतलब वहाँ पर जैसे अकमल सोमरू भी बात कर रहे थे और फिजा ने अपनी रिपोर्ट में भी बोला कि सिक्योरिटी के खदशात वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ एक झील भी है, लोग एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हैं, नहीं जाते। उसकी वजह यह है कि एक तो वहाँ पर जो जानवर हैं वो इंतहाई कम है और आपने देखा भी होगा कि हमने एक कैंपेन भी शुरू की थी जू कैंपेन के हवाले से और वहाँ पर हमने उस पर काफ़ी मेहनत भी की थी कि कुछ एनिमल्स यहाँ पर आपकी बहुत मेहनत उसमें शामिल थी कि मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों से जाकर आपने पूछा और वो खुद भी फोन आ रहे थे आपको बहुत ज़्यादा कि हम लोग साइन करना चाह रहे हैं, हमारे पास। सो इट वाज अ ह्यूज कैंपेन। आप अपनी मेहनत करते रहें, हम अपनी मेहनत करते रहेंगे, इन पर कोई असर नहीं होना। जी, वो एक बच्चों का एक बच्चे ही लेकर जाते हैं वहाँ पेरेंट्स को कि पार्क में चलते हैं और जहाँ पर वहाँ पर वो सहूलियात ही नहीं होंगी तो वो कैसे जाएंगे। और वहाँ पर एक और भी वजह है कि आपकी बात भी ठीक है, सिक्योरिटी रीज़न भी है, वहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई कम है और उस एरिया में देखा जाए तो वहाँ पर उस एरिया के लिए जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो 1 करोड़ से ज़ायद की आबादी होगी उस एरिया की, जो उनके लिए सिर्फ एक ही पार्क है जहाँ पर वो जाकर तफरीह हासिल कर सकते हैं। और ईद के दिनों में भी वहाँ पर रश होता है, लेकिन उसको बेहतर करने की ज़रूरत है और जो महकमा जंगलात है उसको भी वहाँ पर मज़ीद दरख्त लगाने चाहिए खूबसूरत उसकी खूबसूरती के लिए, पार्क को उसकी क्लीनिंग के हवाले से। एक कॉन्सेप्ट आया था कम्युनिटी सेंटर्स का कि हर टाउन में या हर जगह पर, हर इलाके में कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, स्विमिंग पूल्स दिए जाएंगे। वहाँ एक गंदा सा स्विमिंग पूल है जहाँ पर कुछ सैकड़ों बच्चे जो है वो उसी पूल में नहा रहे होते हैं, या अगर उनको वहाँ पे जगह नहीं मिलती तो आपने देखा होगा कि हम नहर से गुजरते हैं और नहर के अंदर गर्मी के मौसम में बच्चे जो है वो नहाने पर मजबूर हैं, फिर नाखुशगवार वाक़े भी पेश आते हैं। क्यों नहीं इसको यूटिलाइज़ करते? मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ या इस तरह से इल्तजा ही कर सकती हूँ कि वो लोग जो तरसते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, क्यों नहीं उनके लिए फैसिलिटेट करते हैं ऐसी चीज़ों को? देखें, ये गरीब आवाम के साथ हमेशा हुक्मरानों का ये अलमिया रहा है रवैये के हवाले से कि वो हमेशा वो चीज़ें करते हैं जिसमें इनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं। अब ये हैं ग्रॉस रूट लेवल्स के इश्यूज़। ग्रॉस रूट लेवल के इन इश्यूज़ को प्राइमरीली तो हलकों के और मुतलका जो यूनियन काउंसिल्स हैं उन लोगों को चाहिए कि वो कम से कम अपने MPA से, अपने MNA से ये सवाल तो करें ना
कि हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर्स क्यों नहीं सही तरह से फंक्शन, हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर की ज़रूरत है। अब जब वोटर जो है वो ही मुतालबा नहीं करेगा, वो ही अपने मुतलका एमपीएस एमएनए से मुतालबा नहीं करेगा, तो एमपीएस एमएनए तो वैसे ही उनका ये रवैया है कि वो जो है आपको किसी चीज को बॉदर नहीं करेंगे। तो दूर की बात, वहाँ प्ले ग्राउंड्स ही नहीं है। अगर यूनियन काउंसिल्स की बात की जाए तो यूनियन काउंसिल्स में प्ले ग्राउंड ही नहीं है जहाँ पर बच्चे जो है वो निकल कर क्रिकेट खेल सकें और जो है वो इसको प्रमोट किया जा सके। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो इसी तरीके से प्रमोट हो सकती है कि बच्चे जो हैं वो निकल के क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, वहाँ पर स्पोर्ट्स। और वही बच्चे जब ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो फिर यही बच्चे जो है वो अनविलिंग करते हुए नजर आते हैं, यही बच्चे नेगेटिव सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाते हैं। तो फिर कैसे हम उनकी एनर्जी को पॉजिटिव वेज में लेकर जाएंगे जब हम खुद ही उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं? देखिए, हुकूमत को ना एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। देखिए, स्ट्रेटेजी तब बनती है जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों, इंटरेस्टेड तो होना वो तो पहली बुनियादी शर्त है ना। उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मशावरत के लिए अपने साथ मिलाएं, आप लोगों से राय लें, लोगों से ओपिनियन लें, उस ओपिनियन की बुनियाद पर पॉलिसी बनाएं, मंसूबा बनाएं, तो आप उसके रिजल्ट्स देखिएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड बनेंगे। जब हर चीज का मरकज आपकी जात और आपका होगी दिमाग तो फिर आवाम को फायदा नहीं मिलेगा और उससे अल्टीमेटली आपको भी फायदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू, जुनैद रियाज, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। सेल्स और प्रमोशंस पर बात करेंगे बचत बाजार में। सबसे पहले सर्विसेज पर सेल लगी है जी। 50% तक फ्लैट सेल आप एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी लिवाइस, और लिवाइस पर आपको 40% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार गर्मा गर्म मौसम में आइसक्रीम खाने का दिल करता है तो आइसक्रीम खाएं जी। वॉल्स की कॉर्नेटो 100 ml, रिटेल प्राइस 50, प्रमोशनल प्राइस 39, आप 11 रुपीज़ बचा सकते हैं। मिचल्स मैंगो है जी, मिक्स पिकल, और रिटेल प्राइस है इसकी 250, प्रमोशनल प्राइस 215, 35 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें हम सब्जी और फलों की बात करेंगे। आज के भाव। हसन अली की तरफ रुख करेंगे जो कि मुगलपुरा सब्जी मंडी में मौजूद है। हसन, बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और महंगाई का ग्राफ क्या देख रहे हैं आप? मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुगलपुरे के इलाके में, और अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों की कमी जो है वो नहीं देखी जा रही है। और अगर बात की जाए सबसे पहले सरकारी नरखामे के हवाले से, तो सरकारी नरखामे के मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में जो सब्जियाँ और फल हैं उनकी फ़रोख्त मुमकिन नहीं हो सकी, बल्कि बेशतर इलाकों में जो सरकारी नरखामा है वो पहुँचाया ही नहीं जा सका, जिसकी वजह से जो मनमानी कीमतें हैं वो वसूल की जा रही हैं। और इस हवाले से शहरी जो है वो यही कहते नज़र आते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम अशियाए ज़रूरिया ख़ासतौर पर जो सब्जियाँ और फल हैं इनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फ़ौरी इक़दाम करें, क्योंकि अब आगे जो है वो रमज़ान का मुबारक महीना जो है वो शुरू होने जा रहा है और उससे पहले जो है वो तमाम अशिया की कीमतों में इस मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वैसे इक़दाम करे कि जिससे जो सरकारी नरखाम है उसके मुताबिक सब्जियाँ और फल फ़रोख्त हो सके। अगर कीमतों की बात की जाए तो आलू जो है वो 15 से 20 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, प्याज जो है वो 25 से 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर 20 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसन 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, अदरक जो है वो 80 से 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, पालक 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, बैंगन 40 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, खीरा जो है 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, मटर जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, घिया कद्दू 40 रुपये, जबकि घिया तोरी जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, लीमू 240 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, करेले 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, अरवी जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, भिंडी 80 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, फलियाँ जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, मेथी 40 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जबकि सब्ज़ मिर्च जो है वो 50 से 60 रुपये और शिमला मिर्च जो है वो 30 से 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, बंद गोभी 30 रुपये, जबकि फूल गोभी जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, चुकंदर 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, मूली जो है वो 30 रुपये और गाजर जो है इस वक्त चाइना की जो गाजर आ रही है
वो 40 से 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह से अगर फलों की कीमतों की बात की जाए तो उसकी भी यही सूरत हाल है। मुख्तलिफ़ किस्म का सेब जो है वो 100 रुपये से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मुकामी केले की अगर बात की जाए तो मुकामी केला जो है वो 80 से 100 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि इंडिया और दीगर ममालिक से आने वाला केला जो है वो 150 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। तरबूज जो है वो 20 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। खरबूजा जो है वो 30 से 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी जो है वो 100 से 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि अमरूद की अगर बात की जाए तो अमरूद जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो सब्ज़ी फल फरोश है वो यही कहते नज़र आते हैं कि जब तक बादामी बाग सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में कीमतों कंट्रोल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक शहर के किसी भी इलाके में सब्ज़ियाँ और फल जो हैं उनकी कीमतें कंट्रोल नहीं हो सकती। जी शुक्रिया हसन अली आपका। ज़ैनित शॉप पर नाज़रीन अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये में और मटन है 840 रुपये में। बीफ कीमा 520 में, और मटन कीमा है जी 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 162 रुपये में, और उसका बना हुआ गोश्त 235 रुपये में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 70 रुपये दर्जन, थोक से 68 रुपये और गोरमे से 69 रुपये। और अब मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताऊंगी मैं फटाफट से। माही मीर लगी हुई है जी 8:30 बजे और 11:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में, 9:45 बजे और 10:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। द जंगल बुक 3D लगी हुई है 5:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 3:45 बजे और 7:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3। और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 3D 6 बजे 9 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1, 7:30 और 10:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। और इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानेंगे और इसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं MD टूरिज़्म PTDC अहमद मलिक साहब। उनसे हम बात करेंगे टूरिज़्म का क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह से स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं और कैसे टूरिज़्म को फ़रोग दी जाती है। ऑल ओवर पंजाब की भी बात करेंगे, ख़ुसूसन लाहौर शहर की भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, क्या हाल चाल है आपके? बहुत मेहरबानी और आपके यहाँ बुलाने का और हुकूमत पंजाब के टूरिज़्म से रिलेटेड इक़दामात को आवाम तक पहुँचाने के लिए जो फ़िलहाल सर हम बात करेंगे टूरिज़्म की। लाहौर शहर की अगर बात करें तो बहुत सी जगह हैं लाहौर में, जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और बहुत फॉरेनर्स जो हैं वो देखना चाहते हैं उसको। क्या स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए? जी हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि लाहौर बिसाइड्स बीइंग एक बहुत बड़ा तारीख़ी शहर, इसकी कल्चरल और आर्किटेक्चरल हेरिटेज में जो डाइवर्सिटी है वो दुनिया बहुत कम ममालिक के तारीख़ी शहरों में है। अगर आप लाहौर शहर का अहाता करें तो इसमें मोस्ट मॉडर्न सेंटर और अर्बन एरियाज़ भी हैं, और इसी शहर में आपको कलोनियल एरा भी मिलता है, माल रोड और ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स में, और फिर आपको वॉल्ड सिटी जो मुगलिया और इवन उस दौर से पहले की भी है। जब इन सब चीज़ों को सामने रखा तो हमें ये एहसास हुआ कि लाहौर शहर दुनिया के उन तारीख़ी शहरों में से है जिसको एक ट्रिप के ज़रिए रूशनास कराना चाहिए, जैसे पूरी दुनिया में साइट सीइंग बसेस चलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर हमने इस मंसूबे का आगाज़ किया। 25 नवंबर को वज़ीर आला पंजाब ने इस तारीख़ी मंसूबे का आगाज़ किया। लाहौर साइट सीइंग बस सिंस 25 नवंबर ऑपरेशनल है। इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं कि हमने सुबह का जो इसका सेगमेंट है वो स्कूल टूरिज़्म के लिए रखा हुआ है, और इसकी हमें मार्च तक इतना प्रेशर था इसकी बुकिंग का कि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट के बावजूद भी बहुत सारे स्कूल्स को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे।
जब बच्चे सुबह के वक्त स्कूल्स में आते हैं तो हम इन दोनों बसेस को इकट्ठा चलाते हैं। हर बच्चे को हम एज अ सोवेनियर पाकिस्तान का झंडा देते हैं और वो जब इस बस पे पाकिस्तान और इससे रिलेटेड नारे लगाते हुए सफ़र करते हैं तो हमारे टूर गाइड्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक इंटरनेशनल सर्विस है, तो इसमें टर्मिनल पे बेसिक एमिनिटीज़ का होना, बस एक इंटरनेशनल मयार की होना, उसमें साउंड सिस्टम और इंफॉर्मेशन का मौजूद होना, उसमें हमारे टूरिस्ट गाइड्स का लोगों को एंड रूट ब्रीफिंग देने का पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है। इसका पहला टर्मिनल फुटबॉल स्टेडियम में है और दूसरा टर्मिनल हमारा फूड स्ट्रीट फोर्ट रोड के ऊपर है। अच्छा। तो जब बच्चे इस पे सफ़र करते हैं तो हम उनको जब मीनार पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट और इस पूरी तारीख से रूशनास कराते हैं तो वापसी पे हम उनका क्विज करते हैं। अच्छा, मतलब एक ब्रीफिंग साथ साथ चल रही होती है और फिर वापसी पे उनसे पूछा जाता है, उनसे हम क्विज करवाते हैं और जो उसमें सही जवाब देता है तो हम उसमें 5 इनामात जो है वो भी देते हैं। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो हमने ये देखा है जी कि इतना बच्चों ने जहाँ उनके लिए एक एंटरटेनमेंट रही, वो हमारी तहजीब और सकाफ़त से इंट्रोड्यूस हुए, वहीं पे उनको हमने पाकिस्तान, इसकी तारीख़ और इसके मकासद से बहुत अच्छे तरीके से रोशनास कराया। और मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़रूरी भी है। और अगर आप इस एज में एंटरटेनमेंट के साथ मिक्स कर दें, जैसे आपने कहा कि क्विज कराया जाता है, ब्रीफिंग दी जाती है, तो वो ज़्यादा क्विक लर्निंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। देखिए जी, किसी भी चीज़ों का टेस्ट क्या होता है, मुझे बहुत सारे लातादाद लोगों के फ़ोन ये आते हैं कि यार वो आपकी बस माल रोड से गुजर रही थी या जेल रोड से गुजर रही थी और बच्चे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे या पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे लगा रहे थे, तो इट वाज सो एक्साइटिंग। सो अगर हम इस किस्म का मैसेज दें जी कि हम एक ज़िंदा कौम हैं, तो अपनी तहजीब से, अपनी सकाफ़त से और सबसे बढ़ के अपनी पाकिस्तान की पूरी मूवमेंट से और इसके मकासद से अगर हम एड्रेस्ड हैं और एजुकेटेड हैं, तो वी थॉट जी कि हमारी स्कूल टूरिज्म इज़ डूइंग वेरी वेल। इसी बस में जी फिर एक हमने कॉरपोरेट सेगमेंट रखी हुई है। अच्छा। उसमें ये है कि जो प्राइवेट इदारे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो इस बुक को पूरा डेडिकेटेडली बुक करती हैं। अब ये हो रहा है जी कि लाहौर में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो इंटरनेशनल डेलीगेट आ रहा है, क्यों, और वो इसी बस के ज़रिए वो हम, क्योंकि मेन बुलेवार्ड, जेल रोड, माल रोड से होते हुए वर्ल्ड सिटी जाते हैं, तो उस एक ट्रिप में वो उनको पूरा लाहौर दिखा देते हैं। ठीक ठीक ठीक। सो हमारी कॉर्पोरेट बुकिंग्स भी वीकेंड्स पे और संडेज़ को अवेलेबल नहीं होती, हम पे इतना प्रेशर है। और इसी तरह इवनिंग में हमने ये देखा जी कि फैमिलीज़ दर फैमिलीज़ और पढ़े लिखे लोग, और ख़ास तौर पे जी मैं यहाँ पे इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि ये वज़ीर आला पंजाब का एक ऐसा इक़दाम है कि दिसंबर जनवरी में बहुत सारे एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तान आते हैं। तो हमने अपना जो हमारा डेमोग्राफिक्स है कि किस किस्म के लोग आ रहे हैं, उसमें हमने ये देखा जी कि ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आ रहे हैं, जो अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, मैक्सिको, जहाँ से भी आए हुए हैं, और वो दादा दादी के साथ पूरा लाहौर और इसकी तहजीब व सकाफ़त को देख रहे हैं। और हमें उनके जो 7,500 भरे हुए कमेंट कार्ड्स मिले हैं, उससे हमें इतनी खुशी होती है जी कि ये फाइनेंशियल टर्म्स में तो एक बड़ा छोटा मंसूबा था, बट इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इट हैज़ डिसिपेटेड एंड द वे इट हैज़ प्रमोटेड आवर सिटी एंड आवर प्रोविंस, इट हैज़ बीन अ फिनोमिनल सक्सेस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और डेफिनेटली वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, एक बड़ी प्लेजेंट सा कलर जो है वो सड़कों पर, बस भी बड़े मतलब मज़ेदार तरीके से वो डेकोरेट की गई है, और उसमें लाहौर का वो कल्चर, वो जो रिच कल्चर है वो नज़र भी आता है। सो क्या इसकी तादाद बढ़ाई जा रही है कि बसेस की तादाद, हमारा जी प्रेशर बहुत ज़्यादा है? जी, हम इंशाल्लाह जी 3 और बसेस ख़रीदने के मराहिल में हैं, और इंशाल्लाह उसमें कुछ 1-2 बॉटलनेक्स हैं, वो जैसे ही क्लियर होती हैं तो हम इन बसों की भी प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर दे देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा कोई और स्टेप्स किए जा रहे हो कि मतलब जिसमें टूरिज्म को प्रमोट किया जाए या इस तरह की चीज़ें? हुकूमत ने जी इस महकमे को और इसकी डेवलपमेंट को बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया है, और हम हुकूमत की वॉचफुल आई में काम भी करते हैं। तो इस वक्त हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है जी, बिकॉज समर सीज़न शुरू होने वाला है, तो आप देखेंगे पाकिस्तान का वाहिद लैंडमार्क रिजॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पेट्रियाटा है। हुकूमत की पूरी तवज्जो उस तरफ है कि उसको हम बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के कंप्लायंट करें, उसको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाएं, बिकॉज वहाँ पे जी हमारे पास
ये कहने में नहीं, एक्चुअली लाखों लोग इस समर सीजन्स में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो उसकी डायरेक्शनल साइनेज से लेके उसकी अप्रोच रोड, डिसेबल्ड फैसिलिटेशन, टूरिस्ट फैसिलिटेशन, तो हम हर एक चीज़ का मैकेनिज्म बना रहे हैं। इसी तरह जी हमारा दूसरा एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है मरी सफारी ट्रेन का, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया था, जो कश्मीर पॉइंट पे है। वो भी इसी तरह जी जर्मनी की उसका करवाती है। फिर हमारे वहाँ पे कुछ रिजॉर्ट्स और स्टॉप ओवर्स हैं, हम उनको भी बहुत बेहतर कर रहे हैं, बिकॉज ये वो सीज़न है कि जब हमारे पास इसी तरह हमने कलर कहार को जी, जो हमारा मिडवे रिजॉर्ट है और लेक के साथ है, एक एक्सेप्शनल रिजॉर्ट में ट्रांसफॉर्म किया है। तो इन दिनों में और आने वाले चंद माह के लिए हमारा फोकस नॉर्दर्न साइड पे है। ठीक है। जैसे इसी तरह जब अब लाहौर पंजाब में जी ऐसा फॉर्चुनेट सूबा है कि जहाँ समर डेस्टिनेशन भी हैं, वहाँ विंटर डेस्टिनेशन की भी कमी नहीं है। तो आपने देखा कि हमारा चोलिस्तान जीप रैली का इवेंट जो है, सिंस इट हैज़ बिकम इंटरनेशनल और हर साल फरवरी में होती है रिस्पांस भी आ रहा है जी। और आप ये देखें कि आप लोगों का उसमें बहुत बड़ा किरदार होता है कि BBC वर्ल्ड ने पूरा दिन चोलिस्तान जीप रैली को दिखाया कि एक रिमोट तरीन एरिया में ये इतनी बड़ी काविश है। तो हम विंटर डेस्टिनेशन के लिए जी बहावलपुर को हमने बहुत प्रमोट किया, वहाँ के कमिश्नर साहब ने उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया है। और इसी तरह हम चोलिस्तान और ड्रावर का, और मेरे ख्याल से इस तरह के इवेंट्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं जब वो इंटरनेशनली इन्वॉल्व हो जाए और फिर इंटरनेशनल मीडिया उसको हाईलाइट करे, तो डेफिनेटली एक सॉफ्ट इमेज जो है वो भी प्रमोट होता है पाकिस्तान का। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे MG टूरिज्म से, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे टूरिज़्म की और ऑल ओवर पंजाब बात कर रहे थे। लाहौर में अगर हम बात करें अहमद साहब, तो ऐसी जगह क्यों नहीं है लाहौर में, हम ऐसी चीज़ें क्यों नहीं बनाते? फॉर इंस्टेंट मतलब अम्यूज़मेंट पार्क का मैं आपसे नहीं पूछ सकती क्योंकि वो PHA के अंडर आता है, बट स्पोर्ट्स ग्राउंड या ऐसी जगह जहाँ पर जाकर लोग इंजॉय कर सकें, या दूसरे शहरों से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर आएँ और उन चीज़ों को भी इंजॉय कर सकें। लोग ये समझेंगे कि ये सवाल करवाया गया है, बट इसका मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब नहीं, ये सवाल मैंने खुद किया है। ये आपने खुद किया है, बिकॉज इसका बड़ा अप्रोप्रिएट जवाब है। ये जी 2008-9 की बात है। वज़ीर आला पंजाब ने, तब मैं पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में था जी, और ऑस्ट्रेलिया से कम्युनिटी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और एंटरटेनमेंट पार्क्स और स्पोर्ट्स पार्क्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ के भी आया था। सो उन्होंने PHA को ये जिम्मेदारी तफवीज़ की कि आप कार्व आउट करें वो जगहें पार्क्स के अंदर जहाँ पे कम्युनिटी प्लेग्राउंड्स बन सकें और जहाँ पे जो हमारी यूथ है वो प्रॉपरली चैनलाइज हो सके। सो मैं आपको ये बताऊं कि हमने जब उसके ऊपर काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो 26 क्रिकेट ग्राउंड्स बनाई, वो आज भी पूरे पाकिस्तान की सबसे अच्छी क्रिकेट है और तमाम इंटरनेशनल पैरामीटर्स को मुकम्मल करती हैं। और उसको रन एंड ऑपरेट करने के लिए हमने लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन से मुआहदा किया, बिकॉज PHA ग्राउंड तो बना सकता है, मेंटेन तो कर सकता है, लेकिन क्रिकेट करानी हमें नहीं आती थी। उन पे इस वक्त आपकी डोमेस्टिक सर्किट के मैचेस होते हैं। इसी तरह हमने 97 चिल्ड्रन प्ले एरिया और छोटे छोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए, जिसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूं कि 11 हॉकी फील्ड्स बनी पार्क्स के अंदर ही, ऑल ओवर पंजाब नहीं सिर्फ लाहौर की बात, लाहौर के अंदर। अच्छा। हमने 5 टेबल टेनिस हॉल्स बनाए, हमने 19 के करीब बैडमिंटन के कोर्ट बनाए। और मेरा नहीं ख्याल था जब हमने कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किया, अगर आप जौहर टाउन में देखें और बहुत सारी और जगहों पे देखें, तो हमने जब बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस हॉल, ओपन जिम्नेजियम पब्लिक के लिए इन सब चीज़ों को डाला, तो साथ हमने बास्केटबॉल भी डाली। सस्ती गेम है, टेनिस और स्क्वॉश महंगी गेम है। हमने जब इसको डाला तो रोज़ सुबह जब हम जाते थे तो वहाँ बच्चे बास्केटबॉल ऐसे खेल रहे होते थे जैसे अमेरिका में होती है। सो मैं आपको बताऊं कि लाहौर की 97 पार्क्स में हमने ये स्पोर्ट्स और कम्युनिटी रिलेटेड फीचर्स जो थे उनको डाला, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वुमेन के लिए अलहदा ग्राउंड बनाई गई। अच्छा। और वो भी रिमोट तरीन एरियाज में बनाई गई। ठीक है, लेकिन फुल स्टॉप लग गया ना फिर उसको? नहीं, अभी चल रहा है काम। वो देखिए, ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। मुझे तो अब गोके वो मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट है, उससे छोड़े हुए कुछ अरसा हो गया है, बट ये तो जी उस वक्त काम मुश्किल था कि ओपन जिम में क्या होगा, टेबल टेनिस की क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, बास्केटबॉल कैसे होगा। जब एक दफ़ा ये बनना शुरू हो गया, और मैं बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता हूँ जी इसमें पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को कि हुकूमत के लिए बनाना एक चीज़ है, उसको मेंटेन रखना
और प्लस उसको फ्रीक्वेंटेड रखना। बिल्कुल। अगर मेरी एक फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ पे बच्चे ही नहीं आ रहे, वहाँ पे लोग ही नहीं आ रहे, तो उसका तो कोई फायदा कोई नहीं होगा। लेकिन आप हमारी इन सारी फैसिलिटीज में दे आर फ्रीक्वेंटली विजिटेड। अब आप ये देखें कि हमने जौहर टाउन के एक पार्क में ग्राउंड को कार्व आउट किया, ये मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ आपको, बिसाइड्स मेनी मोर थिंग्स। और अलीम डार साहब से मेरा ताल्लुक जब वो, और एक तो वो, मैं तो अलीम डार को अक्सर ही कहता हूँ कि आपकी शायद पाकिस्तान में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी पूरी दुनिया में है। तो अलीम डार साहब ने कहा कि जी मैं एक एकेडमी बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं डिसेबल्ड पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस करूँगा, और ये इंटरनेशनल मेयार की क्रिकेट एकेडमी होगी। जब हमने ये वज़ीर आला पंजाब साहब के सामने मंसूबा रखा, उन्होंने इमीडिएटली कहा कि इज़ अ इंटरनेशनल आइकॉन, आप उसको जगह दें। वो जौहर टाउन में अपनी क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं, और वो पूरी दुनिया में जो मोस्ट साइंटिफिक एकेडमी है वो वहाँ पे चला रहे हैं। और डिसेबल्ड को, वो उनका अपना पैशन है, वो इतना नेक आदमी है कि वो डिसेबल्ड लोगों के लिए वहाँ काम करता है और उनको भी सिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और बढ़ भी रही हैं। सही। लेकिन अगर मतलब आपने एक लंबा अरसा काम किया है PHA के साथ भी, अभी टूरिज्म में आप हैं, तो क्या कोऑर्डिनेशन होती है वॉल सिटी अथॉरिटी के साथ, PHA के साथ, टूरिज्म को बेहतर करने के लिए? जाहिर है एक वेल कनेक्टेड चीज़ ही है ये, जिसमें आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है ताकि आप टूरिज्म को फरोग कर सकें। बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है जी, और यहाँ पे जी मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि हुकूमत, अब ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इन एलियनेशन, मैं तो एक ऐसी कॉरपोरेशन का सरबराह हूँ जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार कोई नहीं है। सो मैं, और जो लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन है जिससे हम डील करते हैं, वो सारे इतने डायनामिक और फोर्थ कमिंग ऑफिसर्स पे मुहित है कि हमें किसी किस्म का इशू नहीं होता। अच्छा। अब मैं सबसे पहले शुरू करूँ तो कमिश्नर लाहौर, उनको क्रिकेट का पैशन है, वो भी क्रिकेट पे बात करते हैं, और जो आप ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स का पैशन है, तो हमारी वो स्पोर्ट्स साइड जो है वो पूरी कवर्ड है। ठीक है। इसी तरह मुझे कोई, ही इज ऑलवेज अ फोन कॉल अवे, जितने मर्जी वो बिजी होते हैं। इसी तरह DCO लाहौर का पैशन है फैसिलिटेशन पे, DCO लाहौर का पैशन है स्पोर्ट्स पे, इज अ वेरी कीन स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो। सो इसी तरह अब आप ये देखें कि DG LDA है, उनको जो अभी बदले, लेकिन उन्होंने लाहौर को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया। इसी तरह मियां शकील साहब जो DG PHA हैं, PHA का स्कोप इतना बढ़ चुका था, इतना ज़्यादा वो एक्सपेंड कर गया है, और गवर्नमेंट की इतनी तवज्जो PHA पे रहती है, तो उनको जिस तरह वो दिन रात काम करते हैं, तो उन्होंने जिस तरह PHA को संभाला हुआ है और उसको लेके वो मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं, उनका बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। लास्ट पे तो नहीं, रिस्पेक्ट में और अपनी विजडम में वो सबसे ऊपर हैं। अब कामरान लशारी साहब तो एक आइकॉन है जिससे दुनिया के लोग मशवरा करते हैं, और जिस तरह से वो वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी को लेके चले हैं, और जिस तरह से उन्होंने उसको रूशनास करवाया है, ये तो लोगों को पता ही नहीं था। जिस तरह शाही इमाम उन्होंने रेनोवेट किया है, जिस तरह शाही गुज़रगाह को बेहतर किया है। अभी भी लाहौर की बहुत सी ऐसी जगह मौजूद हैं जो आसार कदीमा में आती हैं या इस तरह के डिपार्टमेंट्स में आती हैं, जिसको रिस्टोर उस तरह से नहीं किया जा रहा। और हमारा एक स्पेशल सेगमेंट होता है इस प्रोग्राम में जिसमें हम लाहौर की हिस्ट्री और इस तरह की जगहों की बात करते हैं। उनकी रिस्टोरेशन के लिए उस हवाले से काम नहीं हो रहा। और फिर मैं चाहूँगी कि जब आप एक डिपार्टमेंट के साथ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हैं, तो ज़ाहिर तजावीज़ भी आती हैं, अच्छा यार ये कर लो, इससे जो है वो इस चीज़ में रेवेन्यू भी आएगा, लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलेगी। तो कभी आपने ये सजेशन नहीं दी अम्यूज़मेंट पार्क के हवाले से कि जहाँ कुछ होना चाहिए ऐसा, जहाँ पर शहरी जो है वो लाहौर के या लाहौर के मुज़ाफ़ात के इलाके के लोग जो हैं वो आकर एंटरटेनमेंट ले सकें? लाहौर में इससे ज़्यादा फॉर्चुनेट क्या बात हो सकती है कि इसको पहले भी सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता था, आज भी सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है। सर अब पार्क्स रह गए, 800 से 50 पार्क हैं जी। पार्क और गार्डन, डिफरेंस है प्लांटेशन का। जितनी प्लांटेशन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने पिछले 15 साल में की है, लेकिन लाहौर का टेम्परेचर 4 डिग्री डाउन कर दिया उन्होंने। और आप इस बात से मेरी अग्री करेंगे, मैं कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम करती हूँ, लेकिन दरख्त लगाने में और आर्टिफिशियल दरख्त लगाने में फ़र्क है। नहीं, ग्रीन बेल्ट्स बना दी, वो हमारा कल्चर नहीं। खूबसूरत बहुत लगता है, अच्छा लगता है देखने में, लेकिन हमारा जिस रीजन में हम लोग मौजूद हैं वहाँ पर हमें दरख्तों की ज़रूरत है। हमारी पोल्यूशन इतनी बढ़ती जा रही है, वो चीज़ तो कम हुई ना, इस पे तो आप अग्री करें। थोड़ी सी तवज्जो दिलाऊंगा एक चीज़ के ऊपर। एक्चुअली ये प्रोग्राम जरा सीरियस रंग में हो रहा है, मैं समझता था कि इसको बड़ा लाइट होना चाहिए, तो आई विल बी टेलिंग टू यू। आई थिंक इट्स अ इंफॉर्मेशन, मतलब अगर मैं आपसे पूछ रही हूं तो इंफॉर्मेशन जा रही है लोगों को। देखिए समहाउ ये क्योंकि मेरा अपना महकमा है, तो एवरीवेयर आई गो PHA बीच में आ जाता है, एंड आई हैव टू वर्क एज अ आर्डेंट डिफेंडेंट ऑफ PHA। तो मैं मेरे ब्लड में वो है।
पहली बात ये जी कि लाहौर शहर के लोग नोटिस ही ग्रीन बेल्ट करते हैं, नोटिस ही आप लोग ग्रीन बेल्ट करते हैं और फ्लावर्स करते हैं, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात ये, हर कोई कहता है कि जी आपने तो लाहौर में जेल रोड पे फूल लगा दिए, फलानी जगह दरख्त लगा दिए, आप में से कोई वॉल सिटी जाता नहीं है। मैं अब आपके ऑफिस के सामने की आपको एक मिसाल देता हूँ। जरूर। कनेड कॉलेज के बाहर जो पूरी ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पे एक दरख्त नहीं था। इसको हमने अमलतास एवेन्यू डिक्लेयर किया, अभी स्प्रिंग गुजरा है और मोर देन 97 ट्रीज ने पूरा कनेड कॉलेज को छुपा लिया है। आप फिरोजपुर रोड पे जाएं, कैंची ब्रिज उतरें, 4 साल पहले जबार शाहीन साहब ने DGPHA कोर्नो कॉर्पस का दरख्त इंट्रोड्यूस कराया था जो बड़ा फास्ट ग्रोइंग। ठीक है, वो खाली जगह थी, अब वहाँ पर वो अगर इसी तरह मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूँ, अभी दरख्तों की बात कर रहा हूँ, रोड वाइडनिंग के हवाले से अब हम PHA की साइड पर थोड़ा ज्यादा चले गए हैं। आई थिंक वी आर सपोज टू कम बैक ऑन द टूरिज्म, और टूरिज्म पर हम मजीद बात करेंगे क्योंकि मैं एक मिसाल देने लगी फिर मुझे लगा कि ये PHA थोड़ा ज्यादा हो गया। हम बाकी चीजों पर बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा अहमद साहब, आप PCB के साथ भी लिंक रहे, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? टू बी वेरी ऑनेस्ट जी, वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस विच इज़ नाउ मोर देन 20 ईयर्स। मैंने बहुत ही केपेबल लोगों के साथ वहाँ काम किया। क्रिकेट इज़ जैसे ब्राज़ीलियन के लिए फ़ुटबॉल है, शायद पाकिस्तान में क्रिकेट है। मैं जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में था जी, तो हमारे चेयरमैन डॉक्टर नसीम अशरफ साहब थे और हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बहुत फेमस ब्यूरोक्रेट शफकत हुसैन नकवी साहब थे। मैं एक छोटी सी बात बता दूं जी। आजकल अखबारात में हर जगह लिखा जाता है कि जी बायो मैकेनिक्स लैब नहीं चली PCB की, PCB ने अपनी एकेडमीज़ को नहीं बनाया, सही। PCB ने अपने स्टेडियम्स को अपग्रेड नहीं किया। तो इनको चाहिए कि ये 5 साला ADP पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की देख लें। ठीक है, जो 7 एकेडमीज बनाई गई जी, बनने का डिज़ाइन काम मुकम्मल हो चुका था जी, टेंडर हो रहा था। उसमें आप देखें कि इस्लामाबाद एबटाबाद में एज अ समर वेन्यू बननी थी कि जब किसी मुल्क में, हमारे मुल्क में किसी और जगह पे नहीं होता तो ये लोग एबटाबाद जाके ट्रेनिंग करें। वहाँ PCB का बहुत ही खूबसूरत और पिक्चरस ग्राउंड है जिसके साथ ये एकेडमी बननी थी। पिंडी स्टेडियम हमने अल्हम्दुलिल्लाह बना दिया, उसके अंदर ही ये एकेडमी है। लाहौर की NCA के अंदर बन रही थी, मुल्तान की थी, कराची की थी, कोयटा की थी, पेशावर की, वहाँ पे एक बड़ा पुराना पेशावर का क्रिकेट ग्राउंड है, उसके अंदर ही उस एकेडमी को बनाया जा रहा था। ये एकेडमी को इतनी डिफ़िकल्ट एकेडमीज़ नहीं थी। इसी तरह जी तब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह से स्ट्रेटिजिकली प्लेस था कि हमने 2008 की चैम्पियंस ट्रॉफी करानी थी और 2011 का वर्ल्ड कप कराना था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, वहाँ पे बहुत चीज़ें देखने और समझने को भी मिली। मेरी सिर्फ और वहाँ पे मैं ये हमेशा समझता हूँ जी कि केपेबल लोग ही चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगे, चाहे पहले से लेके आज तक को भी अगर आप देख लें। ये शहरियार खान साहब के साथ जब इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ हुई थी तो कामरान अशारी साहब के कहने पे मैंने 3 महीने काम किया था। ये बड़े केपेबल आदमी हैं। मुझे कभी ये एहसास होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेन मसला है वो ये है कि वहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं है। अगर एक बोर्ड आता है वो कोई चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे जी किसी वक्त भी बोर्ड ख़त्म हो जाते हैं, सही। वो एक बोर्ड आता है, वो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को लेके चल रहा होता है, उसको वो सिक्योरिटी नहीं है कि उसके पास इनफ टाइम है कि जी उसको लेकर चल सके। आप देखें बार बार बात होती है डोमेस्टिक सेक्टर रिवाइव, डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवाइव होना चाहिए, कोच नेशनल होना चाहिए या बाहर का होना चाहिए, सही। और बहुत सारे मंसूबा इंटरवीन्स बहुत ज्यादा हो गई हैं PCB में, चाहे वो आप पॉलिटिकली तो आप नहीं बोलेंगे, वो मैं बोल देती हूँ कि चाहे वो सियासत का असर है या मीडिया का असर है, जो भी चेयरमैन आए, मैं ये समझता हूँ जी कि उनको सबसे पहले ये करना चाहिए। अब तो ये सरकार में भी होता है कि यार ऑन गोइंग काम क्या हो रहे थे और कौन कौन किस स्टेज पे है। आप कम से कम उनके ऊपर एक ब्रीफिंग जरूर लें, जो चीज पसंद आती है उसको कंटिन्यू करें, उसमें कोई इतना हर्ज नहीं है। इसलिए जी जो कंटिन्यूएशन ब्रेक है उसकी वजह से शायद हमारी क्रिकेट टीम और क्रिकेट बोर्ड की जो परफॉर्मेंस है, बाकी जी क्रिकेट बोर्ड में हर कोई अपनी सही में बेस्ट कोशिश करता है कि मैं इस बोर्ड को ठीक करूं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है जी कि सारे क्रिकेटर्स से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा, लेकिन मुदस्सर नज़र का पाकिस्तान आना और दोबारा NCA को संभालना, पाकिस्तान की क्रिकेट में जिस पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है वो शायद ये इस बोर्ड का सबसे काबिल तहसीन स्टेप है जी कि जो मुदस्सर नज़र को क्रिकेट की समझ है,
सर आखिर में मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, इट्स बिन ऑलमोस्ट 20 years दैट यूर इन द सर्विसेज एंड आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ इलाकों में काम किया है पाकिस्तान के, और जगह जगह डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, पाकिस्तान की नुमाइंदगी बहुत जगह की है, बिल्कुल इंटरनेशनली भी। तो हाउ वाज ऑल ओवर द एक्सपीरियंस, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए जी, मेरी तो पूरी फैमिली बिजनेस में भी है और एग्रीकल्चर में भी है, और दोनों जगह वो प्रीमियर फ्रंट पे लाए करते हैं, और हम जो काम करते हैं वो पूरा पाकिस्तान उससे। लेकिन जी अगर आपने डिलीवर करना है, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपने फैमिली बिजनेस में होता तो क्या 4 पैसे और बना लेता, लोगों के लिए कंट्रीब्यूट ना कर सकता। ठीक। जहाँ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हमें बहुत अप्रोप्रिएट पॉलिसी चीज़ें देती है, आई थिंक एक सरकारी मुलाजिम का काम है कि वो उन सब चीज़ों को प्रायोरिटी डिलीवर करे जिससे कम्युनिटी एम्पावरमेंट होती है और जिससे लोग फैसिलिटेट होते हैं। बिल्कुल सही, आवाम की फैसिलिटीज़ के लिए काम करेंगे तो इनडायरेक्टली पॉलिटिशियंस को भी फ़ायदा होता है, ऑब्वियसली आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और फिर आवाम जो है वो सुकून का सांस लेती है। थैंक यू सो मच, इट वाज एन ऑनर एंड प्लेजर इंटरव्यूइंग यू, एंड आई रियली होप कि आप इसी तरह से कंटिन्यू रखें इस तरह की पॉलिसीज़ जहाँ पर आवाम को फ़ायदा मिलता रहे और आवाम जो है वो सुकून करती रहे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तशरीफ आवरी का। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।